हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट टीच चैनल। आज इस वीडियो में बीएसटीसी सेकेंड ईयर के पार्ट बी का यूनिट 1 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, द लर्नर एंड लैंग्वेज। तो इस एक वीडियो में आपको इस लेसन से संबंधित सारे जो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब देखने को आपको मिल जाएंगे, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और चाहे वो ऐसे टाइप क्वेश्चन है। तो पूरा देखिए वीडियो को और पेन और कॉपी लेके नोट्स को राइट डाउन कीजिए और एज इट इज़ याद कीजिए, आपके लिए पक्का एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यूनिट 1 है हमारा पार्ट बी, द लर्नर एंड लैंग्वेज। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसके ज़रिए आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। देखिए, आंसर देने से पहले आपको क्वेश्चन को समझना आना चाहिए। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप आंसर भी अच्छे से दे पाएंगे। नहीं तो आपने याद किया इतनी मेहनत से कुछ भी और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है। आंसर आपको याद है, टॉपिक आपको याद है, पर अगर क्वेश्चन को कुछ घुमा फिरा के बना दिया जाए तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, पहला है राइट अ नोट ऑन नेचर ऑफ द लर्नर, यानी कि अधिगमकर्ता या सीखने वाले की प्रकृति क्या है, उसके बारे में बताइए। फिर है व्हाट डू यू मीन बाय यंग लर्नर्स, यंग लर्नर्स से आपका क्या तात्पर्य है। फिर है व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स इन इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया, यानी कि भारत में इंग्लिश टीचिंग की, अंग्रेजी शिक्षण की जो है मुख्य समस्याएं क्या है उनके बारे में बताइए। फिर व्हाट डू यू नो अबाउट द नेचर ऑफ द लर्नर, यानी कि अधिगमकर्ता या लर्नर की प्रकृति के बारे में आपको क्या जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये दो क्वेश्चन सेम चीज पूछ रहे हैं, राइट अ नोट ऑन नेचर ऑफ द लर्नर या फिर व्हाट डू यू नो अबाउट द नेचर ऑफ द लर्नर। फिर है व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, यानी कि बहुभाषिक समाज में अंग्रेजी का जो है क्या स्थान है। फिर है नेम द 3 सोशल फैक्टर्स अफेक्टिंग द नेचर ऑफ द लर्नर, यानी कि लर्नर के नेचर को यानी अधिगमकर्ता की प्रकृति को प्रभावित करने वाले 3 सोशल फैक्टर्स यानी कि सामाजिक कारक लिखने हैं। यहाँ पे 3THREE की जगह ट्री हो गया है, इसको आप देख लीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में जो है आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर तो मिलेंगे ही, साथ में इस पूरे लेसन की एक समरी मिल जाएगी, जिससे जो है कोई भी क्वेश्चन इस लेसन में से अगर आएगा तो आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसमें ये पूरा लेसन जो है इन पॉइंट्स में कवर हो जाएगा। बहुत ही शॉर्टली ब्रीफली इन पॉइंट्स को समझेंगे जिससे ये लेसन आपके पूरा हो जाएगा। पहला है टाइप्स ऑफ लर्नर, यानी अधिगमकर्ता के प्रकार या भाषा सीखने वाले के प्रकार। ठीक है, फिर है नेचर ऑफ लर्नर्स, यानी लर्नर्स की प्रकृति। फिर है सोशल फैक्टर्स, यानी कि सामाजिक कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक। फिर है अधिगम को प्रभावित करने वाले साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि मनोवैज्ञानिक कारक। फिर है अप्रोप्रिएट एज फॉर बिगनिंग द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, यानी कि भारत में जो है किस एज में जो है टीचिंग इंग्लिश को पढ़ाना शुरू करना चाहिए, या अप्रोप्रिएट यानी होता है सही, सही एज कौन सी है जब इंग्लिश को पढ़ाना शुरू करना चाहिए एक बच्चे को। फिर है स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, भारत में जो है अंग्रेजी की क्या स्थिति है। फिर है मेजर प्रॉब्लम्स इन इंग्लिश इन टीचिंग, यानी कि भारत में मेजर प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश की जो है प्रमुख समस्याएं कौन सी है इंग्लिश टीचिंग में। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर, शिक्षक का क्या कर्तव्य है, यानी कि भाषा सिखाने में या भाषा को इफेक्टिव बनाने में जो है, टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में जो है टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर मदर टंग एज रिसोर्स इन ESL, यानी कि ESL यहाँ पे है इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश को सिखाने में जो है मदर टंग यानी अपनी मातृभाषा का क्या योगदान है। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा या पहला पॉइंट है हमारा, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्नर या फिर नेचर ऑफ लर्नर। तो ये सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था कि राइट अ नोट अबाउट लर्नर, नेचर ऑफ लर्नर, या व्हाट डू यू नो अबाउट नेचर ऑफ लर्नर, या फिर द राइट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्नर। तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन जो है ऐसे टाइप के बन सकते हैं, हो सकता है कोई शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन बन जाएगी, कौन कौन से टाइप हैं, सिर्फ टाइप पूछ ले आपसे। तो ठीक है, यानी कि सीखने वाले किस तरह के कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है फर्स्ट जनरेशन लर्नर। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन लर्नर, दे आर द फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिली टू कम टू स्कूल। फर्स्ट जनरेशन लर्नर उन्हें कहते हैं जो अपने परिवार से
पहले व्यक्ति होते हैं जो किसी नई भाषा को सीखने आए हो, ठीक है, या स्कूल में फर्स्ट टाइम आए हो। दे आर वेरी एगर एंड करियस टू लर्न न्यू थिंग्स, यानी कि जब वो स्कूल आते हैं तो वो बहुत ही जिज्ञासु रहते हैं, बहुत ही उत्साहित और जिज्ञासा से भरे हुए रहते हैं, पर वो डरे हुए भी होते हैं, फ्राइटेन यानी डरा हुआ। इन्वायरमेंट हैविंग नो सपोर्ट, क्योंकि स्कूल का जो इन्वायरमेंट होता है, जो वातावरण होता है, वो उतना सपोर्टिव उनको नहीं लगता, ठीक है। एक तरह से तो सीखने की इच्छा होती है उनमें जब पहली बार स्कूल आए हैं, और दूसरी दूसरी तरह से जो है स्कूल के वातावरण को देखकर डर भी जाते हैं। दे नीड केयर एंड अटेंशन ऑफ टीचर्स, यानी कि उनको जो है केयर और अटेंशन की जरूरत होती है टीचर की एक्स्ट्रा। तो देखिए, फर्स्ट जनरेशन लर्नर कौन होते हैं? जनरेशन यानी क्या होती है? पीढ़ी, यानी कि उनके परिवार में जो है कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है या स्कूल नहीं गया, ठीक है। इंडिया में तो ये प्रॉब्लम है ही। जब सर्व शिक्षा अभियान और जैसे बहुत सारे अभियान शुरू हुए जिससे अधिकतर बच्चों को जो है इंग्लिश मतलब स्कूल से जोड़ा जाए, तो जब वो स्कूल आए तो वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स थे जहाँ पर उनके फैमिली से कोई भी स्कूल में नहीं गया था, ठीक है। तो ये है। फिर नेक्स्ट है यंग लर्नर्स। दे नेक्स्ट सेकंड है यंग लर्नर्स। दे आर इन 5 to 6 years एज ग्रुप लर्निंग इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम विथ रिच विकेबलरी ऑफ द मदर टंग, यानी कि ये 5 से 6 साल के उम्र के बच्चे होते हैं जो फर्स्ट टाइम इंग्लिश सीखने जा रहे होते हैं। उनके पास जो है अपनी मातृभाषा का जो है समृद्ध शब्दकोश होता है। टीचर ऑफ इंग्लिश कैन यूज देयर मदर टंग टीचिंग रिसोर्स, दे शुड बी इनकरेज्ड पोलाइटली, यानी कि टीचर जो है उनकी मातृभाषा का इस्तेमाल जो है एक रिसोर्स के रूप में, एक स्रोत के रूप में कर सकता है, और टीचर को उनके साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करते हुए उनको जो है इंग्लिश सीखने के लिए इनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। तीसरा टाइप जो है बिगिनर्स कहते हैं इनको। बिगिनर्स आर दोज चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स हु आर बिगिनिंग टू स्टडी इंग्लिश एट एनी एज, यानी कि ये वो लोग होते हैं जो किसी भी उम्र में जो है किसी भाषा को, यानी कि स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए प्रयास कर रहे हो, ठीक है। एडल्ट्स आर ऑफ्टन मोर नर्वस ऑफ लर्निंग देन यंग लर्नर्स, यानी कि जो एडल्ट्स होते हैं जो एक प्रौढ़ावस्था में या युवावस्था में आके जो इंग्लिश को लर्न करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो चिल्ड्रन से ज्यादा नर्वस रहते हैं। क्यों? दे डिसलाइक बीइंग लाफ्ड एट इन फ्रंट ऑफ देयर क्लासमेट्स, यानी कि उनको डर रहता है कि उनका कोई मजाक ना उड़ाए, उनके उनके ऊपर जो है कोई हंसे ना। ओल्ड लर्नर्स हु आर कमिंग बैक टू द क्लासरूम, यानी कि जो पहले पढ़ने वाले हैं वो लोग जो हैं उनका मजाक ना उड़ाए। तो 3 टाइप के लर्नर्स आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स वो होते हैं जो पहली बार स्कूल में आए हो, ठीक है। और यंग लर्नर्स वो होते हैं जो 5 से 6 साल के बच्चे, जो बच्चा पहली बार स्कूल जाता है वो यंग लर्नर कहलाता है। और फिर है बिगिनर्स, किसी भी एज ग्रुप का बच्चा हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे बच्चा हो चाहे एडल्ट हो, जो इंग्लिश फर्स्ट टाइम सीखने जा रहा है वो बिगिनर है, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर्स अफेक्टिंग द नेचर ऑफ लर्नर, यानी कि सामाजिक कारक जो अधिगमकर्ता को प्रभावित करता है, ठीक है, यानी कि इंग्लिश लर्निंग को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक। पहला है researches show that social factors are much more responsible in molding the nature of the learners, यानी कि रिसर्च से पता चला है कि जो सामाजिक कारण है वो बहुत ही ज्यादा उत्तरदायित्व माने जाते हैं किसी भी लर्नर की अधिगम को प्रभावित करते हैं। और सोशल फैक्टर्स में कौन कौन से? फैमिली है, पीयर्स है, सोशल सोसाइटी एटसेट्रा। देखिए, फैमिली मेंबर्स, ठीक है। पीयर्स यानी होता है पीर ग्रुप, यानी फ्रेंड्स जो जितने भी है उनको पीर ग्रुप कहते हैं। फिर है स्कूल, स्कूल जो है सामाजिक कारक नहीं है। और सोसाइटी आपका समाज। अफेक्ट द लर्नर्स नेचर टू अ ग्रेट एक्सटेंट, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में जो है ये सारी चीजें, ये सारे सामाजिक कारण जो है लर्नर को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, सोशल फैक्टर्स कौन कौन से हैं मेनली, इसका जो है क्वेश्चन था हमने पढ़ा था कि राइट एनी 3 सोशल फैक्टर्स अफेक्टिंग द नेचर ऑफ लर्नर। तो उसमें क्या था? 3, फैमिली, पीयर्स एंड स्कूल, या फैमिली, फ्रेंड्स एंड स्कूल कह सकते हो, फैमिली, सोसाइटी और स्कूल कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल इन लर्निंग प्रोसेस, यानी कि कौन से मनोवैज्ञानिक कारक है जो अधिगम प्रक्रिया में अधिगम
प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। पहला है एवरी चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न इज डिफरेंट फ्रॉम द अनदर, यानी कि प्रत्येक बच्चे की एबिलिटी योग्यता जो है दूसरे से अलग होती है। फॉलोइंग आर सम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल इन लर्निंग प्रोसेस, यानी कि निम्नलिखित या अग्रलिखित जो मनोवैज्ञानिक कारक हैं वो रिस्पॉन्सिबल है लर्निंग प्रोसेस यानी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए। पहला है एटीट्यूड। एटीट्यूड का अर्थ होता है अभिवृत्ति। एटीट्यूड इज अ सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग अबाउट समथिंग, यानी कि किसी भी वस्तु के बारे में हमारी जो धारणा है, हमारे जो विचार है, हमारा जो दृष्टिकोण है, उसी को हम अभिवृत्ति कहते हैं। इट इज़ द रेडीनेस टू लर्न अ लैंग्वेज, यानी कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए हम कितने रेडी हैं, हम कितने तत्पर हैं, ये हमारी दृष्टिकोण, हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड इज अ नेचुरल एबिलिटी, क्विकनेस टू लर्न, अंडरस्टैंड और एक्वायर अ स्किल। एप्टीट्यूड का अर्थ होता है अभिक्षमता या हमारी हमारी अभिक्षमता। अभिक्षमता का अर्थ होता है किसी भी जो भाषा है, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जो हमारी नेचुरल एबिलिटी होती है, हमारी प्राकृतिक जो क्षमता होती है, उसी को अभिक्षमता कहते हैं। ठीक है, ये जन्मजात होती हैं। किसी भी स्किल को सीखने के लिए हमारा एप्टीट्यूड जो है कैसा है, हमारी अभिक्षमता कितनी है, हमें क्षमता है या नहीं है उस चीज़ को सीखने की। फिर है मोटिवेशन। इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ डिज़ायर टू अचीव समथिंग फ्रॉम देयर समथिंग। ठीक है, यानी कि ये क्रिएशन है, ये हमारी इच्छाओं, हमारी उपलब्धि को प्राप्त करने की इच्छा पर निर्भर करता है कि हम कितने मोटिवेट हैं, हम कितने अभिप्रेरित हैं। लेस मोटिवेटेड स्टूडेंट्स नीड देयर टीचर्स अटेंशन एंड केयर इन इंग्लिश लर्निंग, यानी कि लेस मोटिवेटेड जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कम अभिप्रेरित बालक होते हैं, उनको शिक्षक के ध्यान एवं परवाह की जो है अधिक आवश्यकता होती है। तो देखिए साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से हैं जो लर्निंग प्रोसेस यानी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तीन है। पहला है एटीट्यूड यानी कि अभिवृत्ति, एप्टीट्यूड यानी कि अभिक्षमता, और मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। तो ये तीनों चीजें जो है ये मनोवैज्ञानिक कारण है अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने में। ठीक है, फिर है अप्रोप्रिएट एज फॉर बिगिनिंग द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, यानी कि कौन सी एज में जो है, किस अवस्था में जो है इंग्लिश टीचिंग करवानी चाहिए, यानी इंग्लिश टीचिंग करवाने के लिए भारत में जो है कौन सी एज को अप्रोप्रिएट माना गया है। The scholars have agreed that early childhood is the best time to learn second language, यानी कि कई लोगों ने ये माना है, स्कॉलर्स यानी कि जो भी रिसर्चर्स हैं, जो भी अधिगमकर्ता हैं, उन्होंने माना है कि पूर्व बाल्यावस्था जो है वो बेस्ट टाइम है सेकेंड लैंग्वेज को सीखने का, यानी कि जो 2 से 5 वर्ष का जो समय है वो किसी भी मतलब सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के लिए बेस्ट टाइम है। हाउएवर, हालांकि studies have shown that in India, adolescents and adults are in many ways better of learning a second language than children, यानी कि कई शो शोध से ये पता चला है कि किशोर और युवा जो होते हैं वो बच्चों से अधिक प्रभावी तरीके से जो है इंग्लिश को सीख पाते हैं, यानी कि बाल्य अवस्था की अपेक्षा किशोर अवस्था और युवा अवस्था में जो है सेकेंड लैंग्वेज को हम अच्छे से सीख सकते हैं। तो कुल मिला के एप्रोप्रिएट एज अगर आपसे पूछे तो वो डिपेंड करता है एप्टीट्यूड, एटीट्यूड और मोटिवेशन पर कि चाहे वो बच्चा है, चाहे वो एडल्ट है, चाहे वो एडolescent है, कितना अभिप्रेरित है, उसकी अभिक्षमता कितनी है और उसका एटीट्यूड उस विषय के प्रति कितना है, उस पर निर्भर करता है कि उसकी सही एज निर्भर नहीं करती। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आपको आए तो ये आप लोग दो जो पक्ष है वो रख सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों ने माना है कि अर्ली चाइल्डहुड है और ज़्यादातर लोगों ने जो है माना है कि एडolescent और एडल्ट एज है। ठीक है, फिर है द प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मल्टीलिंगुअल इंडियन सोसाइटी, यानी कि जो बहुभाषिक समाज है हमारे भारत का, उसमें अंग्रेजी का जो है स्थान क्या है। ठीक है, इंग्लिश इन इंडिया इज सेकेंड लैंग्वेज, it is an official language and the major language of law, business and media, यानी कि भारत में जो है अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ा जाता है। It is an official language, यानी कि ये जो है औपचारिक भाषा है। And the major language of law, business and media, यानी कि जो मीडिया, लॉ, कानून,
आपके व्यापार और संचार की जो है प्रमुख भाषा है वो लैंग्वेज इंग्लिश को माना जाता है। फिर है मेजर प्रॉब्लम्स इन इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया। देखिए ये जो अगर ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंग्लिश इन लैंग्वेज मल्टीलिंगुअल इंडियन सोसाइटी, तो ये पूरा जो है इसका आंसर सही है। सबसे पहले तो आप ये 2 लाइंस लिख सकते हैं स्टार्टिंग में कि इसको सेकेंड लैंग्वेज के रूप में माना गया है, इसको औपचारिक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में माना गया है, और ये जो है लॉ, बिजनेस और मीडिया की सबसे प्रमुख भाषा है। और फिर आप ये लिख सकते हैं कि जो इंग्लिश टीचिंग जो है या इंग्लिश कितनी कॉम्प्लिकेटेड है भारत में, सोसाइटी में एक्चुअल प्लेस जो है इंग्लिश का क्या है, किस तरह से लोग सीख रहे हैं, कितना सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा पूरा जो है एक ही क्वेश्चन है। अगर ऐसे टाइप पूछे तो आपको पूरा लिखना है, और शॉर्ट टाइप में शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन आ जाए तो आपको इतना सा लिखना है। तो देखते हैं, द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इज वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क इन द कंट्री लाइक इंडियन बीइंग द मल्टीलिंगुअल कंट्री, यानी कि भारत जैसी बहुभाषिक समाज में, बहुभाषिक देश में जो है इंग्लिश को पढ़ाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी जटिल कार्य है। वी हैव वेयर्ड प्रॉब्लम्स इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश इज इंग्लिश, यानी कि हमारे पास में बहुत ही अजीब अजीब सी, बहुत ही वियर्ड प्रॉब्लम्स है इंग्लिश को टीच करने की। इन राजस्थान एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इंग्लिश हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एग्जिस्ट फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन टू कॉलेज एजुकेशन, यानी कि राजस्थान में जो है एक बहुत ही जटिल भाषा के रूप में इंग्लिश को समझा जाता है, और इंग्लिश जो है इंट्रोड्यूस की जाती है। इंग्लिश का जो परिचय है आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से यानी प्राइमरी क्लास से लेकर कॉलेज एजुकेशन तक जो है इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में है। द पीपल हैव स्टार्टेड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन इनटू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को भेजना शुरू कर दिया लोगों ने। द मेन इशू इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज मैथडोलॉजी, यानी कि इंग्लिश टीचिंग में जो मेन इशू है वो मैथडोलॉजी यानी शिक्षण का तरीका है, शिक्षण विधियां हैं। टीचर्स हैव देयर ओन प्लान्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षकों के पास जो है अपने खुद के ही अलग ही तरीके और मेथड्स हैं जिससे वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, विदाउट हैविंग डियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग एक्विजिशन, यानी कि उनके पास तरीके तो हैं किंतु सही जो है उनकी समझ नहीं है कि किसी भी सेकेंड लैंग्वेज के रूप में जो है इंग्लिश को किस तरह से पढ़ाना चाहिए, किस तरह से उनको एक्वायर करवाना चाहिए। तो शिक्षण विद्या जो है वो सही तरह से काम में नहीं ली जा रही है। शिक्षकों की जो है कुशलता की कमी के कारण जो है इंग्लिश लैंग्वेज की स्थिति जो है इंडिया में एक्यूरेट या अप्रोप्रिएट नहीं है। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर। अब देखिए ये एक अलग क्वेश्चन आ गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टीचर की एक स्टूडेंट को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके ये बन सकता है कि व्हाट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर इन लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, लर्निंग इंग्लिश में जो है टीचर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है। तो यहाँ पे है द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर इज, यहाँ पे थोड़ा द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर इज टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड इन द स्टूडेंट ऑफ लर्निंग इंग्लिश, यानी कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पॉजिटिव एटीट्यूड अभी हमने पढ़ा था अभिवृत्ति, पॉजिटिव दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण जो है बच्चे में विकसित कर सके। द इंग्लिश टीचर नीड्स वेरी स्पेसिफिक टीचिंग एबिलिटीज, यानी कि बहुत ही विशिष्ट टीचिंग एबिलिटीज, शिक्षण योग्यताएं उसमें होनी चाहिए। द टीचर शुड मेक द स्टूडेंट्स यूजर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन देयर डे टू डे लाइफ, यानी कि स्टूडेंट्स को टीचर को प्रयास करना चाहिए कि स्टूडेंट्स जो है उनकी डे टू डे लाइफ यानी रोजाना की जिंदगी में इंग्लिश को इस्तेमाल कर सके। बाय गिविंग देम ट्रेनिंग इन कम्युनिकेशन, यानी कि संचार यानी कि बातचीत करने में ट्रेनिंग देकर, और बच्चों को जो है नॉर्मल लाइफ में अपनी डे टू डे लाइफ में इंग्लिश को बोलने के लिए टीचर को अभिप्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। तो ये था टीचर का रोल इन इंग्लिश लर्निंग। नेक्स्ट है मदर टंग बी अ रिसोर्स ऑफ लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश, यानी कि मदर टंग जो है मातृभाषा जो है किस तरह से एक रिसोर्स के रूप में, एक स्रोत के रूप में जो है सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग में काम आ सकती है। द यूज ऑफ चिल्ड्रंस होम लैंग्वेज हेल्प्स इन लर्निंग द सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश, यानी कि होम लैंग्वेज या मदर टंग मातृभाषा जो है बच्चों की मातृभाषा सेकेंड लैंग्वेज में काम आ सकती है, यूजफुल रह सकती है। किस तरह से? इट ऑल्सो हेल्प्स द डेमर टू थिंक
कम्युनिकेट एंड हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर ऑफ इंग्लिश, यानी कि ये हेल्प कर सकती है सीखने के तरीके के लिए, संचार के लिए और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, एक सही समझ को विकसित करने के लिए अंग्रेजी व्याकरण की। द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस मदर टंग इज अ स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर ऑफ देयर सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि बच्चे के जो है मातृभाषा का विकास किस तरह से हुआ है वो सेकेंड लैंग्वेज के लिए एक प्रिडिक्टर यानी एक अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर मातृभाषा को उसने इतनी अच्छे से पकड़ मातृभाषा में बनाई है तो सेकेंड लैंग्वेज भी वो अच्छे से सीख सकता है। The exploitation of the mother tongue of children in English classes a great help. It is a valuable resource and opens up greater pedagogical space, so the use of mother tongue is very much helpful in meaning making process, यानी कि ये जो है वैल्यूएबल रिसोर्स यानी एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम आ सकता है इंग्लिश टीचिंग के लिए, और मदर टंग जो है बहुत ही हेल्पफुल है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के रूप में। फिर यहाँ जो है ईएसएल का फुल फॉर्म दिया हुआ है, आपका छोटा सा क्वेश्चन ये बन सकता है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ ईएसएल या फिर व्हाट डू यू मीन बाय ईएसएल। ठीक है, तो ईएसएल का अर्थ क्या होता है, इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज यानी द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। लेसन है पर क्वेश्चन इसमें से अच्छे खासे ज़रूर आपको देखने को मिल सकते हैं, तो अच्छे से इन नोट्स को याद कर लीजिएगा, आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेंगे। और पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।